हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित सिन्हा, आपका सोशल साइंस फैकल्टी मीठा गुरु से। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में, जो क्लास 10th सीबीएसई की चैप्टर 2 है, इकोनॉमिक्स। आइए शुरू करते हैं। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में हमको क्या पढ़ना है वो देखते हैं। हमें पढ़ना यह है कि इंडिया को पैसे कहाँ से आते हैं, ठीक है। और जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम लोग रिसोर्सेज की बात करते हैं। तो एक बार थोड़ी सी बेसिक समझ बना लेते हैं। इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स की जो सब्जेक्ट है वो वेल्थ के बारे में नहीं है, वो रिसोर्सेज के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में है। तो इकोनॉमिक्स आपको सिखाता है कि अपने रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करते हैं। और इसमें एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं इकोनॉमी। अब इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थव्यवस्था, माफ करिए, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र, इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। तो अब यहां पे क्या है? अर्थशास्त्र मतलब वो सब्जेक्ट, वो विषय जो आपको बताए कि रिसोर्स, अर्थ का मतलब होता है रिसोर्स, रिसोर्स यानी अर्थ, तो अर्थ का मतलब होता है रिसोर्सेस, संसाधन। तो संसाधनों का किस प्रकार से उपयोग किया जाए कि एफिशिएंसी ज्यादा हो, उसे हम इकोनॉमिक्स कहेंगे। वो हम इकोनॉमिक्स हमें वो बताता है। और इकोनॉमी क्या है? अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी को कहते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का क्या मतलब हो गया? अर्थ यानी रिसोर्स, संसाधन, व्यवस्था मतलब मैनेजमेंट, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था का मतलब हो गया हम रिसोर्स को कैसे मैनेज करते हैं। अब किसी भी इकोनॉमी में दो प्रॉब्लम्स होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। क्या प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी में, क्या दिक्कतें आती हैं इकोनॉमी में, वो देखते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में क्या दिक्कत आएगी? सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या है। देखिए, रिसोर्सेज जो हैं, रिसोर्सेज जो है वो है लिमिटेड। लिमिटेड, जिन्हें हम कह सकते हैं कि स्केर्स रिसोर्सेज हैं। मतलब सीधी सी बात है कि संसाधनों की कमी है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जरूरतें, नीड्स, तो नीड्स क्या है? नीड्स अनलिमिटेड। हमारी नीड्स क्या है? अनलिमिटेड, ठीक है। अनलिमिटेड हो गया है, ये लीजिए, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड है नीड्स, और रिसोर्सेज लिमिटेड है। संसाधन जो है उनकी कमी है, और हमारी चाहते जो है बहुत ज्यादा है, जिसके कारण यहाँ पे ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास। और दूसरा प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि अगर हमारे पास संसाधन है तो बनाए क्या। ये है प्रॉब्लम नंबर 1। और प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या होती है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप खरीदेंगे क्या, अगर आपके पास संसाधन है तो आप प्रोड्यूस क्या करेंगे, कि बनाएंगे क्या, उत्पादन किस चीज का करेंगे। ये सारी चीजें किसी इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती हैं। और जो दूसरा चैप्टर है आपकी क्लास 10th की इकोनॉमी का, इकोनॉमिक्स की, वो है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन, सेक्टर्स पढ़ने की क्यों जरूरत? सेक्टर्स पढ़ने की जरूरत इसीलिए है ताकि हम जान पाए कि हमारे देश में पैसे कहां से आ रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो सेक्टर जो है, क्लासिफिकेशन 3 तरह से होता है। सेक्टर्स, इकोनॉमिक सेक्टर्स का क्लासिफिकेशन 3 तरह से होता है। जब मैं सेक्टर्स लिख रहा हूं तो इकोनॉमिक सेक्टर्स आप समझेंगे। तो 3 तरीके से क्लासिफिकेशन है। पहला, नेचर के हिसाब से, नेचर यानी स्वभाव, स्वभाव के हिसाब से। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस, तो यहां मैं कंडीशंस लिख दे रहा हूं। कंडीशंस के हिसाब से यानी शर्तों के हिसाब से। शर्तों के हिसाब से या शर्तों पर आधारित।
और अंतिम जो है वो है ओनरशिप। ओनरशिप के हिसाब से। तो ये तीन चीजें हैं, इन्हीं तीन चीजों से, इन्हीं तीन तरह से क्लासिफाई किया जाता है इकोनॉमिक्स को, इकोनॉमिक्स के सेक्टर्स को। ठीक है, तो नेचर के हिसाब से हम इसे तीन सेक्टर में बांटते हैं। सबसे पहला होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा है टर्शियरी सेक्टर। ये तीन क्लासिफिकेशन है स्वभाव, नेचर के हिसाब से। उसके बाद कंडीशंस के हिसाब से देखेंगे तो दो हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसके बाद है ओनरशिप के हिसाब से, तो तीन चार क्लासिफिकेशन इसमें भी है। पहला है पब्लिक यानी सरकारी, दूसरा है प्राइवेट यानी निजी, उसके बाद फिर कोऑपरेटिव यानी सहकारी, और एक होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसे हम लोग कहते हैं पीपीपी। इसमें सरकारी और प्राइवेट कंपनियां साथ में आकर काम करती हैं, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये तीन तरह से हम लोग क्लासिफाई करते हैं इकोनॉमिक सेक्टर्स को। तो यहां मैं लिख ही देता हूं इकोनॉमिक सेक्टर्स, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो देखिए, हमें इस चैप्टर में पढ़ना है स्वभाव के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन है वो, और कंडीशन के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन है वो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है प्राइमरी सेक्टर। फिर से एक बार सेक्टर्स का चार्ट बना ले। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। क्या है ये तीन चीजें, सीधे सीधे शब्दों में समझेंगे। प्राइमरी यानी प्रथम, प्राथमिक सेक्टर। सेक्टर है तो क्षेत्रक बोलते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी को द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं और टर्शरी को तृतीय क्षेत्र बोलते हैं। तृतीय क्षेत्र, ये तीन चीजें हैं। और नेचर के हिसाब से जब हम लोगों ने क्लासिफाई किया है, तो अब यहां देखेंगे कि प्राइमरी सेक्टर जो है वो असल में प्रकृति से ज्यादा रिलेटेड है, नेचर से ज्यादा रिलेटेड है। अब हम यहाँ नेचर की बात कर रहे हैं, तो एक नेचर है स्वभाव, कि किसी चीज का बिहेवियर कैसा है, स्वभाव। और दूसरी नेचर की जब हम बात कर रहे हैं तो प्रकृति की बात कर रहे हैं। और प्राइमरी सेक्टर जो है ये प्राकृतिक चीजों से, ठीक है। तो प्रकृति, एक मिनट, प्राकृतिक चीजों से जो हमें मिले, प्राकृतिक रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज की जो बात करते हैं हम लोग, वो हो गया प्राथमिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। क्या है इसमें, तो एग्रीकल्चर जो नेचर से जुड़ी हुई चीज है। किताब में लिखा हुआ है लैंड रिलेटेड, ठीक है, तो लैंड से रिलेटेड चीज है। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर में काफी सारी चीजें आ जाएंगी, जितने भी तरह का कल्चर है। जैसे पिस्सी कल्चर हो गया, मछली का पालन, मत्स्य पालन जिसे कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, ये सारी चीजें। हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर जो हम लोग सिल्क की खेती करते हैं वो। तो ये सारी चीजें किसमें आ गई, प्राइमरी सेक्टर में आ गई, ठीक है। माइनिंग भी, खनन, माइनिंग, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है माइनिंग,
ये क्या है, प्राइमरी सेक्टर की चीज है। दूसरा आ गया सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या करते हैं, यहां से जो चीजें प्रोड्यूस की गई हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, और बाकी दूसरी चीजें मैन्युफैक्चरिंग का काम है। यहां पे देखिए, यहां क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है। तो मैन्युफैक्चरिंग का काम इंडस्ट्रीज करती हैं, इसलिए सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रियल सेक्टर भी इसे कहा जाता है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहा जाता है। प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चरल सेक्टर कहा जाता है, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर्स, ठीक है। प्राइमरी को वो कहा जाता है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग से यहां काम आता है या फिर रीमैन्युफैक्चरिंग से, ठीक है। रीमैन्युफैक्चरिंग रहने दे। तो क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम जानेंगे क्या हो रहा है यहाँ पर। प्राकृतिक सेक्टर से हमने कॉटन उगाया, फिर कॉटन का करेंगे क्या, हमें तो पता नहीं, हम किसान हैं, हम कॉटन का क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो हमने कॉटन बेच दिया किसी इंडस्ट्री को या फिर किसी फैक्ट्री को, कारखाने को, और कारखाना में क्या हो रहा है, कॉटन से मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, किसका, धागे का, ठीक है। अब उस धागे को फिर दोबारा दूसरी इंडस्ट्री में भेजा जाता है, जिसे कहा जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री हम कह लें, और वहां पर क्या होता है, फिर उस धागे से टी शर्ट बनाई जाएगी, उस धागे से धोतियां बनाई जाएंगी, जो भी आप कह लें, ठीक है। तो वो क्या हो गया, ये सारी चीजें आ गई सेकेंडरी सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग किस में आ गया, सेकेंडरी सेक्टर में। और उसके बाद तृतीय क्षेत्र। अब यहां से क्या होता है कि आपने जब कपड़े बना लिए हैं तो आप ये तो नहीं करेंगे कि डायरेक्ट फैक्ट्री से उठा कर ले जाकर मार्केट में बेच देंगे, ये तो नहीं होगा। अब आप क्या करेंगे, आप वहां से ट्रांसपोर्ट आपको फैसिलिटी चाहिए, ठीक है, कि आपने जो कपड़े बनाए हैं उसे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए, कहां, बाजार तक। बाजार तक ट्रांसपोर्ट करने के बाद उसे बेचने के लिए भी कोई इंसान चाहिए, मिडिल मैन जिसे कह लें हम, रिटेलर, होलसेलर, जो भी कह लें। तो पहले चीजें होलसेलर के पास जाती हैं, उसके बाद फिर उसे रिटेलर खरीदते हैं, रिटेलर से फिर कंज्यूमर यानी आप और हम तक पहुंचती हैं। तो सर्विसेज की जब हम लोग बात करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट एक तरह का सर्विस हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एक तरह का सर्विस हो गया। यहां पर लिख दें ट्रांसपोर्ट, सबसे पहला सर्विस, सबसे पहली सर्विस यही होगी, चलिए ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और किस किस तरह की सर्विसेज हो सकती है, जैसे पुलिस हमें बचाने का काम करती है, तो पुलिसिंग भी एक तरह की सर्विस है ना। टीचर्स क्या करते हैं, आपको एजुकेट करते हैं, तो एजुकेशन भी एक तरह का सर्विस, ठीक है, एजुकेशन एक तरह का सर्विस। और क्या हम ले सकते हैं इसमें, टेलीकम्युनिकेशन, मोबाइल से जो हम लोग बात करते हैं वो भी एक तरह की सर्विस है। या फिर कम्युनिकेशन ही कह लो कि पोस्टमैन जो है चिट्ठियां पहुंचाते हैं, डिलीवरी मैन जो है वो डिलीवरी करते हैं चीजों की। तो ये सारी चीजें क्या है, सर्विसेज है। तो सर्विस सेक्टर में वो सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या हुआ कि पहले हमने कुछ प्रोड्यूस किया, प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, उत्पाद करना, ठीक है। तो हमने कुछ प्रोड्यूस किया, मान लीजिए कि हम अब माइनिंग का एग्जांपल एक ले लेते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, लौह अयस्क निकाला, आयरन ओर निकाला, अब उसे भेजा इंडस्ट्री को, और इंडस्ट्री ने क्या किया, उसे प्रोसेस किया, उसके बाद उससे बनाया आयरन, ठीक है। अब आयरन जब बना लिया है तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद आयरन से दूसरी चीजें बनाई जाएंगी। आयरन एक तरह का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, उससे दूसरी चीजें बनाई जाएंगी, और जब दूसरी चीजें हमने बना ली हैं तो अब क्या करेंगे, अब उसे मार्केट में बेचना भी तो है। सिर्फ कुछ किसी चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए उसे मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता, एम ये है कि प्रॉफिट भी कुछ कमाया जाए। तो हमने क्या किया, हमने निर्माण कर दिया, मैन्युफैक्चर का मतलब होता है निर्माण करना, तो हमने निर्माण कर दिया, ठीक है। अब ये ट्रांसपोर्ट होकर जाएगा जहां भी, कंज्यूमर मार्केट्स तक, यानी हमारे पास तक पहुंचेगा। मान लीजिए हमने लोहे का इस्तेमाल करके एक कढ़ाई बना ली, ठीक है। कढ़ाई में हम क्या करते हैं, चीजों को तलते हैं, या फिर अगर बिहारी भाषा में कहें तो भुजिया बनाते हैं, ठीक है। आलू डाल दिया, तेल डाल दिया, भुजिया बना दिया, ठीक है, वो सारी चीजें हैं। तो सर्विसेज, अब वो कढ़ाई जब बना दी है तो उसे लोगों तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर करेगा, ठीक है। अब उसके बाद दुकान में जब जाएगा तो दुकानदार जो है वो भी कुछ पैसे कमाना चाहेगा, ये सारी चीजें हैं। तो एक तरह से कहें तो तृतीय क्षेत्र का काम क्या है, तृतीय क्षेत्र का काम देखिए यहां पर क्या काम था, प्रोड्यूस करना, ठीक है। प्राइमरी यानी प्रोड्यूस, सेकेंडरी यानी मैन्युफैक्चर, लेकिन टर्सरी का काम क्या है, सर्विस देना जी। और एक चीज है, टर्सरी का काम है
दाम बढ़ा देना, ठीक है, ये वैल्यू ऐड करता है किसी चीज में। टर्शियरी सेक्टर क्या करता है? वैल्यू ऐड करता है चीजों में, ठीक है। मैंने कढ़ाई का एग्जांपल दिया, कढ़ाई मान लीजिए कि 100 रुपए में हमने बना ली, ठीक है, होलसेलर को दिया, होलसेलर ने उसे रिटेलर को 110 में बेचा, उसके बाद रिटेलर ने आपको उसे 130 या 140 में बेच रहा है, तो ये क्या कर रहा है? वैल्यू ऐड कर रहा है किसी सामान के ऊपर, ठीक है। उसी तरह से और एग्जांपल्स हम ले सकते हैं जैसे कि गेहूं, गेहूं को हमने प्रोड्यूस किया खेतों में, ठीक है, खेतों में जब हमने प्रोड्यूस किया है, उसके बाद कहां जाएगा? वो पिसने के लिए जाएगा आटा चक्की, फ्लावर मिल्स। तो आटा चक्की में गया है, गेहूं हमने पीस दिया, जब गेहूं हमने पीस दिया तो क्या बना? आटा बना, ठीक है। अब आटा बन गया है तो सीधे आटे को तो खाएंगे नहीं, रोटियां बनाई जाती है, या अगर आटा बन गया है तो उसे पहुंचाया जाएगा दुकानों तक। ऐसा बहुत कम होता है कि लोग सीधा मिल पर जाके आटा खरीदें। गांव में हो सकता है, लेकिन शहरों में तो हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग दुकान जाते हैं, सीधी सी बात है। तो दुकान तक कोई पहुंचाता तो होगा आटा, तो दुकानों तक आटा पहुंचाने वाले लोग को ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ट्रांसपोर्ट वाला काम हो गया। उसके बाद फिर दुकानदार आपको बेचेगा, अपना कुछ प्रॉफिट ऐड करेगा उसमें। तो देख के क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या कर रहे हैं? आटे में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। मान लीजिए कि गेहूं हमने बेचा 20 रुपए प्रति किलो, उसके बाद फिर उसे पीसने के लिए लिया गया 5 रुपए प्रति किलो, तो आटे का दाम हो गया 25 रुपए प्रति किलो, ठीक है। उसके बाद फिर उठाकर उसे शहर लेकर आए हम लोग, तो 5 रुपए ट्रांसपोर्ट ने लिया, उसके बाद फिर दुकानदार ने कुछ पैसे लिए, तो कुल मिलाकर 35 रुपए पर केजी हमें आटा मिला। तो हम क्या देखते हैं कि आटे का दाम कितना है? 35 रुपया। दोबारा उसमें हम गेहूं का दाम नहीं जोड़ रहे, या फिर ट्रांसपोर्ट, दोबारा उसमें हम गेहूं का दाम नहीं जोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर गेहूं का दाम जोड़ेंगे तो 1 किलो गेहूं का नहीं, 2 किलो गेहूं का दाम हो जाएगा। कैसे? देखिए मैं बताता हूं। अब चीजें हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी जाती हैं और सेकेंडरी से टर्शियरी जाती है। कोई भी चीज प्राइमरी से सेकेंडरी की ओर जाएगी, सेक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और सेकेंडरी से टर्शियरी की ओर जाएंगे, ठीक है। तो हमने बात किया वीट का, यानी गेहूं का। गेहूं हमने उगाया, प्रोड्यूस किया, उसके बाद 20 रुपए पर किलो बेचा। ये गया आटा चक्की, आटा चक्की में इसे आटा बनाया गया, ठीक है। तो फ्लावर बनाया गया और इसका दाम हो गया अब 25 रुपए पर केजी। लेकिन अब हम यहां नहीं रुकेंगे, अब हमने दूसरी इंडस्ट्री के पास भेज दिया, बिस्किट मेकिंग इंडस्ट्री। आटा बिस्किट बनाने वालों के पास गया और वहां बिस्किट बना। अब यहां पर हम देखते हैं कि बिस्किट का दाम सीधा हम पहुंच गए हैं 200 रुपए प्रति किलो। और जब आप तक बिस्किट पहुंचती है तो कुछ वैल्यू एडिशन होके ये मान लेते हैं कि 215 रुपए पर केजी पहुंची, ठीक है। तो यहां वैल्यू ऐड करने का मतलब ट्रांसपोर्ट के पैसे लग गए और साथ में दुकानदारों ने जो पैसे लिए वो। तो हम देख रहे हैं कि 215 में आपको बिस्किट मिल रहा है, और इसी 215 में ये 200, ये 25 और ये 20 इंक्लूड, सारे के सारे इंक्लूड हो जाते हैं, सारे के सारे को मिला दिया जाता है, तब आप यहां पहुंच रहे हैं 215। तो इसे फाइनल प्राइस भी कह सकते हैं, यानी अंतिम मूल्य। इसे फाइनल प्राइस भी कह सकते हैं, इसे अंतिम मूल्य भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सारे चीजों का दाम जुड़ा हुआ है, मतलब 20 रुपए गेहूं का, 5 रुपए पिसाई की, ठीक है। यहां कितना? हर केजी पे 5 रुपए पिसने में लगा, उसके बाद फिर बना ये, ठीक है। तो 175 रुपए लग गए बनाने में, हर केजी बनाने में 175 रुपए लग गए। उसके बाद फिर जो हम लोग वैल्यू एडिशन किया 15 रुपए का, और ये सारी चीजें ऐड करके, ठीक है, ये सारी चीजें ऐड करके तब वो 215 रुपए आती है, ठीक है। फाइनल प्राइस ही हम लोग जोड़ते हैं हमेशा। तो मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, क्योंकि इसके बाद हमें एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है जिसका नाम है जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है?
ग्रॉस का मतलब है पूरा, पूरा का पूरा यानी सकल। सकल का मतलब पूरा का पूरा होता है हिंदी। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, और उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसका मतलब क्या है? सीधे अगर मैं एकदम सिंपल शब्दों में बताऊं आपको, तो इसका मतलब है कुल पैसा, टोटल मनी, टोटल मनी या फिर कुल पैसा। तो कुल पैसा किसका, किसकी पैसे को बात कर रहे हैं? कुल पैसा किसी इकोनॉमी का। किसी भी अर्थव्यवस्था में कुल पैसे कितने हैं उसे कहा जाता है उस इकोनॉमी का जीडीपी। किसी अर्थव्यवस्था के पास कितने पैसे हैं उसे ही उसका क्या कहा जाता है? जीडीपी। और जीडीपी पर ईयर निकाला जाता है, एक फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, जीडीपी की जो कैलकुलेशन होती है पर फाइनेंशियल ईयर होती है। फाइनेंशियल ईयर होती है, वित्तीय वर्ष में होती है। और वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च को। 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है फाइनेंशियल ईयर। तो वही चीज है, हर फाइनेंशियल ईयर में क्या कैलकुलेट करते हैं हम लोग? प्रोडक्ट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। प्रोडक्ट में जीडीपी जो है वो क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, यानी टोटल प्रोडक्शन आपने कितनी की है। तो प्रोडक्शन क्या? प्रोडक्शन किस चीजों की? गुड्स, सामान प्लस सर्विसेज, सेवाएं। गुड्स और सर्विसेज दोनों कितना प्रोड्यूस हुआ है आपके देश में, उसे ही कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी अगर मैंने कहा कि इंडिया की जीडीपी, तो भारत देश में टोटल पैसा कितना है, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास कोई कंपनी है ए, और एक कंपनी है बी, और एक कंपनी है सी, और ये तीनों के तीनों इंडिया के बाउंड्री के अंदर काम कर रहे हैं। इंडिया के बाउंड्री के अंदर काम कर रहे हैं, और ए कमा रहा है 100, ए कमा रहा है 100, अब करोड़ में बना लीजिए क्योंकि इंडियन इकोनॉमी है तो करोड़ में कर लेते हैं हम लोग इसको। बी कमा रहा है 200 और सी कमा रहा है 300। तो ये तीनों कंपनी जो है इतने रुपए कमा रही हैं, और ये इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर है। अब एक आदमी है डी जो भारत से बाहर काम करता है और वो कमा रहा है 50 रुपए। तो जीडीपी जब मैंने कहा कि बाउंड्री के अंदर, ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो अगर ये सी, मान लीजिए कि ये फॉरेन से, ये फॉरेन की कंपनी है, तो भी इसका प्रोड्यूस ऐड हो जाएगा हमारी जीडीपी में, और ये नहीं ऐड होगा। ये इसलिए ऐड नहीं होगा, देखिए मैं क्या बता रहा हूं कि ये इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, जो गोला दिख रहा है आपको, ये भारत की ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, और इसमें एक कंपनी है इंडियन जो है ए, दूसरी कंपनी भी इंडियन है जो है बी, लेकिन तीसरी कंपनी आती है कोरिया से जिसका नाम है सी। तो भारत में ए 100 करोड़ कमा रहा है, बी 200 करोड़ कमा रहा है, और सी 300 करोड़ कमा रहा है। और अगर हम जब जीडीपी निकालेंगे तो ये तीनों ऐड हो जाएंगे, भले ये फॉरेनर, ठीक है, क्योंकि ये भारत की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर कमाई हो रही है। और ये जबकि भारत का होकर, डी भारत का होकर कहीं और काम कर रहा है, डी भारत का होकर कहीं और काम कर रहा है, इसीलिए डी के 50 रुपए भारत की जीडीपी में ऐड नहीं होंगे। तो ये टोटल जीडीपी कितना हो गया? 600 करोड़ का हो गया, है ना। ये टोटल कितना हो गया? 600 करोड़ का हो गया। तो ये बात है जीडीपी। चलिए, वो पेज जो है थोड़ी ज्यादा भर गई थी तो अच्छी नहीं लग रही थी देख के, तो दोबारा से एक बार जीडीपी। अब जीडीपी जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक और एग्जांपल लेके देखेंगे। अभी देखिए, ग्रॉस का मतलब टोटल, डोमेस्टिक का मतलब ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, ठीक है, और प्रोडक्ट का मतलब होता है प्रोड्यूस आपने क्या किया है, ठीक है, और ये क्या होता है? एक फाइनेंशियल ईयर में होता है, ठीक है। तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट
कब कैलकुलेट किया जाता है? 1 फाइनेंशियल ईयर में। ये एक फाइनेंशियल ईयर में कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब प्रोडक्ट में क्या आ गया? गुड्स प्लस सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज दोनों हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करेंगे? एक ईयर में जितना प्रोड्यूस किया वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब यहां पर फिर से एक बार देखेंगे, मान लेते हैं कि ये भारत की ज्योग्राफिकल बाउंड्री है। मैप तो मुझे बनाने आता है लेकिन मैं नहीं बना रहा हूं अभी, ठीक है। एक कंपनी है ए मत रख, ए नहीं रखते हैं, चलिए दूसरी चीजें बना लेते हैं। हाँ, तो यहां पर हमारे पास एक कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस। दूसरी एक कंपनी है हमारे पास जिसका नाम है अमूल, और तीसरी एक कंपनी है हमारे पास जिसका नाम है सैमसंग। तो आप सभी लोगों को पता है कि सैमसंग भारत की कंपनी नहीं है। और एक और इंसान है जिसका नाम है डी, और ये कहां रहता है? कोरिया में रहता है, ठीक है। सैमसंग भी कोरिया की कंपनी है और डी भी कोरिया में रहता है। तो हम देख रहे हैं कि ये कितने रुपए कमा रहे हैं एक साल में? एक साल में ये 350 रुपए कमा रहे हैं, मान लेते हैं। एक साल में अमूल 550 कमा रहा है, और एक साल में सैमसंग जो है भारत में रह करके 500 रुपए कमा रहा है। सैमसंग भारत में रह के 500 कमा रहा है, तो टोटल आप इसका निकाल कर देखेंगे तो कितना आ गया? ये देखिए, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। टोटल हो गया 1400, ठीक है। कैसे निकाला? 50-50 को ऐड कर दीजिए, कितना हुआ? 100। उसके बाद हमारे पास बच गए 2 500 और एक 300, तो 2 500 कितना हो गया? 1000। 300 1300 ऐड हो गया, और उसमें 100 रुपए और ऐड कर दीजिए क्योंकि 50-50 हमने निकाल दिए थे, तो 1400 रुपए टोटल हो गया, ठीक है। भारत के जीडीपी 1400 रुपए। डी भी कुछ कमा रहा था, ये इंडियन सिटीजन है, कोरिया में रहता है। डी कमा रहा था 50 रुपए। चलिए हमने डी को ऐड नहीं किया। क्यों नहीं ऐड किया है? क्योंकि क्या है, ये इंडियन सिटीजन होने के बाद भी इंडिया की बाउंड्री के अंदर नहीं है। कहां काम कर रहा है? कोरिया में काम कर रहा है, ठीक है। तो इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो भी प्रोड्यूस होगा सिर्फ उसे हम जीडीपी में काउंट करेंगे, ठीक है। यही बातें समझाने की कोशिश मैं कर रहा था कि इंडिया के ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो भी प्रोड्यूस होगा उसे ही सिर्फ जीडीपी में काउंट किया जाएगा, भले ही वो फॉरेन की कंपनी क्यों ना हो। प्रोड्यूस तो इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर हो रहा है ना। और जीडीपी ही आपको बताता है, जीडीपी क्यों कैलकुलेट करेंगे? यही बताता है कि आपकी इकोनॉमी में कितना दम है, ठीक है। तो यह मैं हिंदी में ही लिख दूंगा, इकोनॉमी में कितना दम है। कौन बताता है? जीडीपी बताता है। आपके पास कितनी शक्ति है, खरीदने की शक्ति, क्षमता कितनी है, जीडीपी बताता है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि जीडीपी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो सीधी सी बात है कि जीडीपी में हमेशा फाइनल प्राइस को ऐड किया जाता है, यानी अंतिम मूल्य को ऐड किया जाता है, ठीक है। अंतिम मूल्य को ऐड किया जाता है। हाँ, तो अगर हम ट्रेंड देखेंगे कि तीनों सेक्टर कैसे काम करते हैं, तो देखिए, प्राइमरी सेक्टर मैं लिख दे रहा हूं। प्राइमरी सेक्टर जो है अभी 21% के आसपास पूरी जीडीपी में भारत की कंट्रीब्यूशन है। जीडीपी, भारत का जीडीपी कितना है? इंडिया की जीडीपी 4.11 ट्रिलियन के आसपास है, वो भी डॉलर में। ठीक है, 4.1 ट्रिलियन कर दे। तो प्राइमरी सेक्टर 21% इसमें भागीदारी है उसकी। फिर सेकेंडरी सेक्टर की कितनी है? 25% के आसपास है। और हम देखते हैं टर्शियरी सेक्टर की कितनी है। तो टर्शियरी सेक्टर की 54% के आसपास की भागीदारी है। तो हम देख रहे हैं कि टर्शियरी सेक्टर के पास काफी सारे पैसे हैं। टर्शियरी सेक्टर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, हम ये देख रहे हैं। और अगर हम मैन पावर देख ले, ये क्या है? ये है वैल्यू कंट्रीब्यूशन, ठीक है। वैल्यू कितना दे रहे हैं, प्राइस हम कितना दे रहे हैं जीडीपी में।
उसके बाद अगर हम देखेंगे कि मैन पावर कितना है, ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर मैन पावर कितना दे रहा है, लगभग 44%, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर जितना ये कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कर रहा है, उतना ही मैन पावर कंट्रीब्यूशन है, कितना है, 25% के आसपास इसके पास ये मैन पावर है, ठीक है। यहां देखिए 44 और 25 डिफरेंस देख रहे हैं, 1% लोग 1% का काम कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। जबकि टर्शरी सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, अब इन दोनों को ऐड करिए और देखिए कितना कंट्रीब्यूशन होगा, तो 30% के आसपास टर्शरी सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। 31% के आसपास कंट्रीब्यूशन है किसका, टर्शरी सेक्टर का। तो हम देख रहे हैं कि टर्शरी सेक्टर में मैन पावर कम लगता है और प्रोड्यूस ज्यादा है, सर्विसेज पे हम ज्यादा निर्भर कर रहे हैं, ठीक है। और प्राइमरी सेक्टर से हमारे पास इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, 44% भारत के लोग काम कर रहे हैं और कंट्रीब्यूशन कितना है, 21%। तो हमें यह पता चलता है कि प्राइमरी सेक्टर क्या है, लेबर इंटेंसिव है। यहां पर इंटेंस लेबर चाहिए, लेकिन हमारे पास जो प्रॉफिट होगा वो कम होगा, हमारा वैल्यू जो हमको मिलेगा उससे कम मिलेगा। सेकेंडरी सेक्टर में देखेंगे कि जितना हम लेबर दे रहे हैं उतना हमें वैल्यू मिल रहा है, और टर्शरी सेक्टर में देखेंगे कि वैल्यू ज्यादा मिल रहा है और मैन पावर कम चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें देखने लायक हैं जो इकोनॉमिक्स को इंटरेस्टिंग बनाती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिस्टोरिकल चेंजेस क्या क्या हुई है। तो प्राइमरी सेक्टर का शुरू में जब हमारा देश आजाद हुआ था तो प्राइमरी सेक्टर का डोमिनेंस था। क्यों? क्योंकि 50% के आसपास हम मैन पावर भी प्राइमरी सेक्टर दे रहा था और साथ में लगभग 50% के आसपास जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन था। लेकिन बाद में क्या होता है, भारत सेकेंडरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट कर जाता है, प्रोड्यूस मैन्युफैक्चरिंग की तरफ शिफ्ट करता है, और आगे जाकर हम देखते हैं फैक्ट्री प्रोड्यूस गुड्स ज्यादा प्रेफर करने लगते हैं लोग, और बाद में टर्शरी सेक्टर की डोमिनेंस हो जाती है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि भारत में टर्शरी सेक्टर की ज्यादा डोमिनेंस है। तो देखिए टर्शरी सेक्टर का ग्रोथ पिछले 4 डेकेड 40 सालों से ज्यादा से हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है और जॉब वैरायटीज ज्यादा है। आप देखेंगे प्राइमरी सेक्टर में जॉब वैरायटीज कम है, जैसे किसान ही हो सकता है, अलग तरह की खेती कर सकता है ज्यादा से ज्यादा। मान लीजिए कि टेक्नोलॉजिकल तरह से खेती कर रहा है, ग्रीन हाउस बना के खेती की जा रही है, या फिर नए सिंचाई की सिस्टम यूज करके खेती की जा रही है, लेकिन वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है ज्यादा होने के बावजूद, क्योंकि क्या कहते हैं, मैन पावर ज्यादा जब आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज तो है वहां पर, लेकिन जॉब वेरिएशन नहीं है, और यहां पर थोड़ा प्राइमरी सेक्टर मार खा जाता है। सेकेंडरी सेक्टर के साथ भी वैसा ही है, आप मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े रहेंगे, लेकिन टर्शरी सेक्टर के साथ नहीं है। आप टीचर बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप आर्मी मैन बन सकते हैं, आप पुलिस मैन बन सकते हैं, काफी सारी चीजें। और लोग क्या कर रहे हैं, टर्शरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो टर्शरी सेक्टर का ग्रोथ हुआ है, बेसिक सर्विसेज का नीड्स था, जैसे देखिए बेसिक सर्विसेज का नीड्स कैसे हुआ, एजुकेशन हमें चाहिए, हेल्थ केयर हमें चाहिए, है ना, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है कि हम रिसोर्स को कैसे प्रबंध कर रहे हैं, रिसोर्सेज का कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन से हम देखते हैं, और अलग अलग चीजें। और भारत जैसे बड़े देश में तो ये काफी सारे लोगों को चाहिए, इसीलिए टर्शरी सेक्टर की तरफ धीरे धीरे भारत शिफ्ट होता गया, और आज टर्शरी सेक्टर एक तरह से भारत की जीडीपी को डोमिनेट करता है। सेकेंडरी सेक्टर का इंपैक्ट है, जैसे एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुआ, क्योंकि आपको कुछ ज्यादा मैन्युफैक्चर करना है तो प्रोड्यूस ज्यादा होना चाहिए, अगर प्रोड्यूस ज्यादा नहीं होगा तो आप मैन्युफैक्चर ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो सेकेंडरी सेक्टर के कारण प्राइमरी सेक्टर में भी काफी सारे बदलाव हुए, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, प्रोडक्शन की क्रांति थी वो, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ये सारी प्रोडक्शन की क्रांति है, और उसके कारण सेकेंडरी सेक्टर को फायदा हुआ, सेकेंडरी सेक्टर को ज्यादा रॉ मटेरियल्स मिले तो प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, सीधी सी बात है। देखिए राइजिंग इनकम लेवल्स, तो हम देखते हैं कि भारत के लोगों की इनकम लेवल बढ़ने लगी, और जब लोगों की इनकम लेवल बढ़ती है तो लोग अलग अलग तरह की सर्विसेज की डिमांड और करते हैं, प्रोडक्ट्स की भी डिमांड करेंगे, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की भी डिमांड करेंगे, और सर्विसेज की भी डिमांड करेंगे। जैसे यहां देखिए, पीपल डिमांड मोर सर्विसेज लाइक डाइनिंग आउट, बाहर जाकर जो आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हेल्थ केयर, ये सारी चीजें ऐड हो जाती है वहां पर जब आपकी इनकम बढ़ती है। तो जब आपकी
इनकम कम रहती है तो ये सारी चीजें आप डिमांड नहीं करते। आप सोचते हैं कि कम से कम सामान में कैसे प्रबंधन करें महीने का। जब ज्यादा आपकी इनकम हो जाएगी तो आप सोचते हैं कि और क्या खरीदे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी भारत को डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। न्यू सर्विसेज स्पेशली दोज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम क्रूशियल एंड रैपिडली एक्सपैंडिंग। ये तेजी से एक्सपैंड कर रहा है। उसके बाद सर्विस सेक्टर की डाइवर्सिटी, जो मैंने आपको बताया कि अलग अलग तरह का जॉब आपको मिलते हैं सर्विस सेक्टर में। उसके बाद हम देखते हैं क्या लोग कहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि प्राइमरी सेक्टर अभी भी मैन पावर देने में तो डोमिनेंट, 44% के आसपास मैन पावर अभी भी देकर रखा है। लेकिन वहां से हमें वैल्यू ज्यादा नहीं मिल रही है। हमें वैल्यू कितनी मिल रही है? 21% के आसपास। तो प्राइमरी सेक्टर पैसे कम कमा रहा है जबकि मैन पावर वहां ज्यादा लगता है, और इसी के कारण वहां पर अलग अलग तरह की अनएम्प्लॉयमेंट देखी जाती है। जैसे एक तरह का अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगार, ठीक है। और सरकार की नजर में आप बेरोजगार तभी होंगे जब सरकार ने आपको अपॉर्चुनिटी दिया और आपने उसे लिया नहीं। जैसे सरकार ने कहा कि आपको दिन में 6 घंटा काम करना पड़ेगा, आपको 10,000 रुपए हम देंगे, और आपने कहा नहीं नहीं मुझे तो 1 लाख रुपए चाहिए, तो सरकार आपको बेरोजगार नहीं मानेगी, ठीक है। तो बेरोजगार होने के लिए सरकार की शर्तों पर आपको काम करना पड़ेगा, तो वो टर्म्स एंड कंडीशन वहां पे लागू होता है। तो सेक्टर जीडीपी में हम देखेंगे कि प्राइमरी सेक्टर कम कंट्रीब्यूट कर रहा है, कम भागीदारी है प्राइमरी सेक्टर की वैल्यू में, प्राइसेस में, और जबकि टर्शरी सेक्टर की ज्यादा भागीदारी है, 54%, बहुत है। उसके बाद फिर एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं। वही बात है कि प्राइमरी सेक्टर बहुत ज्यादा मैन पावर सप्लाई कर रहा है, लेकिन उसके पास से वैल्यू कम आ रही है। टर्शरी सेक्टर कम मैन पावर सप्लाई करके ज्यादा वैल्यू लेके आ रहा है। जॉब क्रिएशन लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। अगर रिसोर्सेज आपके पास ज्यादा रहेंगे तो आप जॉब ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं। रिसोर्सेज ज्यादा रहेंगे तो जॉब ज्यादा क्रिएट होंगे, और रिसोर्सेज कम रहेंगे तो जॉब्स कम क्रिएट होंगे। अब आप भारत को देखते हैं तो भारत में जो सरकार है वो चाहती है कि जनता का कल्याण हो, जन कल्याण के लिए भारत की सरकार काम करती है। और यहां पर थोड़ा डिलेमा कह लो उसे, अभिशंका, ठीक है। अब क्या है ये कि खाना देने के लिए लोग काफी ज्यादा हैं। हमारी पॉपुलेशन कितनी हो गई है? 140 करोड़, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेस कम है। कितना है? 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है हमारी। 140 करोड़ लोगों के लिए हमें इकोनॉमी चाहिए कम से कम 12 से 13 ट्रिलियन की, उसमें भी कमी होगी ही। तो इसीलिए यहां पर जब आपके पास रिसोर्सेज कम रहेंगे तो सीधी सी बात है कि जॉब क्रिएशन कम होगी। प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट की बात किया जाए तो प्रोडक्टिविटी भी लोगों की कम है। डिस्पाइट सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज आउटपुट, जॉब क्रिएशन इन दीज सेक्टर्स हैज नॉट मैच्ड द पेस ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन की स्पीड और जॉब क्रिएशन की स्पीड में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अगर आप रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएट नहीं कर सकते तो प्रोड्यूस ज्यादा नहीं होगा, आप प्रोडक्शन ज्यादा नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। आपको ज्यादा जॉब चाहिए ज्यादा प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद इम्बैलेंस, तो भारत की आधी से ज्यादा वर्कफोर्स जो है कहाँ काम कर रही है? मतलब भारत की आधी से ज्यादा वर्कफोर्स जो है प्राइमरी सेक्टर में काम कर रही है। आधी से ज्यादा नहीं है, कम है असल में, 44%। अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? देखिए, मैनी एग्रीकल्चरल वर्कर्स आर अंडर एम्प्लॉयड। इसका मतलब क्या है कि स्मॉल फार्मर्स, आपकी किताब में एक लक्ष्मी की स्टोरी है, तो यहाँ लक्ष्मी की स्टोरी से एग्जांपल निकाल के बताया जा रहा है कि लक्ष्मीज फैमिली वेयर ऑल मेंबर्स आर एंगेज्ड इन द प्लॉट ड्यू टू लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज। लक्ष्मी के पास छोटा प्लॉट होता है और उसकी फैमिली के ज्यादातर सारे मेंबर्स कहाँ पर काम कर रहे हैं? उसके प्लॉट पर, छोटे से प्लॉट पर, जो जरूरी नहीं है उसे एक आदमी कल्टीवेट करके सामान निकाल सकता है, ठीक है, प्रोड्यूस निकाल सकता है, और बाकी लोगों को वहां जरूरत नहीं है। तो इसे कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि एक खेत है जहां पर एक आदमी लगेगा, वहां पर 4 लोग काम कर रहे हैं, ये डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, क्योंकि जितनी मैन पावर की जरूरत नहीं है उतने लगा कर बैठे हुए हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद एक होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है कि सीजन में आपके पास एम्प्लॉयमेंट रहेगी और सीजन आउट ऑफ सीजन आपके पास आप अनएम्प्लॉयड, ठीक है, वो सारी चीजें।
तो इंक्रीज इन फैमिली इनकम क्या है? व्हेन इंडिविजुअल ट्रांजिशन फ्रॉम टू अदर फॉर्म्स when individuals transition to other forms of employment such as working in factories, the family's income can increase without negatively impacting the agricultural production. अगर आप इसे और इसे झेल रहे हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप कुछ लोगों को कारखानों में काम करने के लिए भेज दीजिए, वहाँ पर ज़्यादा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के कारण आपको पता नहीं चलता है कि आपकी इनकम कितनी हो सकती है। अंडर एम्प्लॉयमेंट अक्रॉस सेक्टर्स, तो ज़्यादातर सेक्टर्स में, हमारे सारे सेक्टर्स में असल में अंडर एम्प्लॉयमेंट है, यही बताने की कोशिश है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज नॉट एक्सक्लूसिव टू द एग्रीकल्चर, इट कैन ऑल्सो अकर इन अदर सेक्टर्स एज सीन इन कैजुअल वर्कर्स इन द सर्विस सेक्टर हु सर्च फॉर डेली एम्प्लॉयमेंट। सर्विस सेक्टर में जो डेली एम्प्लॉयमेंट खोज रहे हैं उनके लिए, उन पर लागू होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट का चीज़। उसके बाद फिर लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ भी है, लो पेइंग जॉब्स लोग ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? ताकि कम से कम कुछ तो आए, ना भला से कुछ भला, यही चीज़ें हैं। टेक अप लो पेइंग जॉब एंड स्पोरेडिक वर्क ड्यू टू लैक ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज। अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी तो आप लो पेइंग जॉब्स क्यों लेंगे? सीधी सी बात है। तो क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट कैसे करेंगे? इरिगेशन फॉर एग्रीकल्चर, प्रोवाइडिंग इरिगेशन फैसिलिटीज टू स्मॉल फार्मर्स कैन इनेबल देम टू कल्टिवेट मोर एंड एम्प्लॉय एडिशनल फैमिली मेंबर्स। खेत कम है तो प्रोड्यूस कम होगा, लेकिन अगर आप इरिगेशनल फैसिलिटीज दे सकते हैं तो हो सकता है कि अलग अलग सीजन में आप अलग अलग चीज़ें प्रोड्यूस कर पाए और इससे ज़्यादा फैमिली मेंबर्स को आप एम्प्लॉय कर सकते हैं अपने खेत पे, तो ज़्यादा फायदा। इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर हम डेवलपमेंट कर दें तो वहाँ भी फायदा है, जैसे इन्वेस्टमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, रूरल रोड्स कैन फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे शहर में सड़कें हैं तो शहर के बीच से गुजरती हैं तो थोड़ी सकरी हो जाती है और शहर में क्या कहते हैं, पॉपुलेशन के कारण, आबादी के कारण ट्रैफिक। तो ऐसा किया जा सकता है कि या तो इस रोड को चौड़ा कर ले या फिर गांव से रोड बना दे, वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए कि गांव की तरफ से रोड बनाए। इससे होगा क्या? इससे होगा कि ये कि गांव की तरफ सिटी का विस्तार होगा और सिटी का जब विस्तार होगा तो उधर भी डेवलपमेंट होगा, ना कि यहाँ की रोड को चौड़ा किया जाए। अगर यहाँ के रोड को आप चौड़ा करते हैं तो हो सकता है कि दूसरी दुकानें आपको तोड़ना पड़े। गांव की तरफ से अगर आप रोड बनाते हैं तो फायदा क्या है? पहली बात है कि गांव की जमीन सस्ती होगी, तो रोड बनाने के लिए जमीन खरीदने में आसानी। उसके बाद फिर आप गांव की तरफ से रोड बनाएंगे तो ज़्यादा लोग वहाँ पर बसना शुरू करेंगे। रोड के बगल में लोग बसते हैं, ज़्यादा लोग बसेंगे तो डेवलपमेंट आएगा और बाकी जो इधर का ट्रैफिक है वो गांव की तरफ से आप डाइवर्ट करके दूसरी जगह पहुंचा सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से आप ऐसा कर सकते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे तो वहाँ पर आप कुछ दिनों के लिए तो लोगों को एम्प्लॉय करेंगे और उसके बाद जब वहाँ पर डेवलपमेंट होगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट दूसरे लोगों को भी मिलेगी। एक्सेस टू एग्रीकल्चरल क्रेडिट्स, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है। Access to affordable agricultural credit is crucial to help farmers purchase seeds, fertilizers and equipment, improving productivity. तो सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की एक योजना बना रखी है जिससे क्या होता है कि किसान को सस्ते पर लोन मिल जाता है। तो ये गांव के बनिया लोगों से बचाती है किसानों को, क्योंकि वो लोग अगर उनसे आपने लोन ले लिया तो वो कभी ख़त्म नहीं होता। आपने पिक्चरों में देखा होगा कि बनिया लोगों ने लोन ले लिया, उसके बाद वो कभी ख़त्म नहीं होता, वो लोन चलते रहता है, ब्याज चलते रहता है। आपने भले ही प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन दे भी दिया है तो ब्याज चलते रहेगा। प्रोडक्शन ऑफ सेमी रूरल इंडस्ट्रीज, अब देखिए इंडस्ट्री जो है शहर के बीच में तो बसा नहीं सकते, कहाँ बसाएंगे? जहाँ पर प्रोड्यूस, आप सोचते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर आपने पढ़ा है क्लास 9 की चैप्टर 1 में इकोनॉमिक्स है तो आप जानते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर और कैपिटल। ये सारी चीज़ें आप ऐसी जगह पर लगाना चाहते हैं जहाँ पर सारी चीज़ें उपलब्ध हो और सस्ते में उपलब्ध हो। तो गांव की ज़मीन जो है सस्ते में उपलब्ध होती है, उसके बाद वहाँ पर आपको लेबर मिल जाएगा और उसके बाद आपको वहाँ कैपिटल इन्वेस्ट जो करना है आप कर सकते हैं। ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट ना भी करें तो चलेगा। और उसके बाद फिर एंटरप्रेन्योर तो आप हैं, अगर आपके पास कैपिटल है तो आप एंटरप्रेन्योर हैं। ये सारी चीज़ें। और प्रमोशन ऑफ सेमी रूरल इंडस्ट्री हो गया। एजुकेशनल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। टीचर्स को आप एम्प्लॉय करेंगे तो लोगों में एजुकेशन फैलेगी और एजुकेशन फैलने के बाद ही भारत में विकास हो पाएगा। हेल्थ केयर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किए जा सकते हैं क्योंकि हमारे पास डॉक्टरों की कमी है।
और डॉक्टरों की कमी के कारण हम देखते हैं कि डॉक्टर्स के पास काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। तो अगर हम डॉक्टरों के नंबर बढ़ा सके तो उसके साथ नर्सेस के नंबर बढ़ेंगे, कंपाउंडर्स के नंबर बढ़ेंगे, तो क्या होगा इससे। और ये मैं एग्जाम के नंबर की बात नहीं कर रहा, नंबर्स की बात कर रहा हूँ, 1 डॉक्टर 2 डॉक्टर 3 डॉक्टर ऐसे तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं हम लोग। उसके बाद फिर रीजनल डेवलपमेंट भी कर सकते हैं अलग अलग जगह पे। जैसे कहीं पे आईटी सेक्टर का अगर कुछ खोल दिया हमने, जैसे बेंगलोर है, बेंगलोर में शुरू किया गया आईटी सेक्टर और आज देखिए बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो उस तरह से भी डेवलपमेंट होता है। फिर तो यहाँ पर हमने क्या देखा, बेंगलोर में हमने क्या किया, आईटी सेक्टर बैठा दिया और अब वहाँ क्या है, आईटी हब बन गया वो भारत की सिलिकॉन वैली ट्रायंगल किसे कहा जाता है, पुणे, बेंगलोर और हैदराबाद को। यह है सिलिकॉन ट्रायंगल भारत का। उसके बाद क्विक मेजर्स जैसे नरेगा, मनरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट या महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो 2005 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत 100 दिन तक आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी सरकार की तरफ से और वेजेस भी अच्छे होंगे। मतलब वेजेस अच्छे होने का ये मतलब नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, लेकिन ठीक ठाक होंगे। और ये किन के लिए है, रूरल लोगों के लिए, गांव के लोगों के लिए। टूरिज्म पोटेंशियल, भारत में काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म का पोटेंशियल है। यहाँ तक कि हमारे झारखंड में भी काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म का पोटेंशियल है। इतने सारे तो वाटरफॉल्स हैं हमारे पास। और आप वाटरफॉल्स के तरफ अगर जाते हैं अपने कार से या फिर किसी भी तरह से जाते हैं तो आपको लगेगा कि पहाड़ के बीच से घुस के जा रहे हैं तो कश्मीर पहुंच गए। कुछ दिन पहले हमारे घर में मेहमान आए थे और उन्होंने कहा कि हमें लगा कि कश्मीर की वादियों में घूम रहे। पता नहीं कश्मीर की वादियाँ कैसी दिखती हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो झारखंड का भी मतलब भारत में टूरिज्म पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और खासकर नॉर्थ ईस्ट में। उसके बाद राइट टू वर्क लेजिस्लेशन, तो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऑफ 2005 टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का मतलब होता है बेरोजगारी भत्ता इन डेजिग्नेटेड डिस्ट्रिक्ट्स एम्फेसाइजिंग लैंड बेस्ड वर्क फॉर इंक्रीज्ड प्रोडक्शन। तो मनरेगा जो है वो ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम के लिए होता है और यहाँ पर गांव के लोगों को कम से कम 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट की गारंटी होती है कि कम से कम उतना तो एम्प्लॉयमेंट मिलना है। इसके बाद हम देखते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर को, तो इसे थोड़ा समझेंगे। तो आइए देखते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर को। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, डेफिनेशन देखिए। ऑर्गेनाइज सेक्टर इन इंडिया रेफर्स टू दोज इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसेस दैट ऑपरेट अंडर एस्टैब्लिश्ड रूल एंड रेगुलेशन, यानी शर्तों के आधार पर, शर्त है, नियम है। दीज एंटिटी अडयर टू लेबर लॉज, टैक्सेशन एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ये भी चीजें हैं। और मेन चीज ये है कि आपको जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी उसमें 3 चीजें फिक्स होंगी, आपकी सैलरी, आपके वर्किंग आवर्स और आपके वेकेशंस। ये 3 चीजें फिक्स होंगी। मतलब आपको कागज में लिख के दिया जाएगा कि ये 3 चीजें आपके फिक्स हैं, ठीक है। फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है, कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स, रेगुलर सैलरीज एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सारी चीजें आपको मिलती है और इसके की इंडस्ट्रीज है जैसे फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब क्या है, ये सब ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है। उसके बाद फिर लेबर प्रोटेक्शन भी है इसमें। वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर आर एंटाइटल्ड टू वेरियस लेबर प्रोटेक्शन एंड बेनिफिट्स सच एज प्रोविडेंट फंड्स, ग्रेचुइटी एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय देयर एम्प्लॉयर्स। इसके बाद इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन भी इसका काफ़ी अच्छा नहीं है, माफ़ करिएगा, इसका अच्छा नहीं है। भारत में लगभग 80% के आसपास अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है और ऑर्गेनाइज सेक्टर से सिर्फ 20% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन अगर देखें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडिया जीडीपी, सिग्निफिकेंट यानी 20% के आसपास, ठीक है। तो इसका ज़्यादा रूल नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग स्टेबल एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज बाय एंड कंट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हम क्या देखते हैं, डेफिनेशन देखिए, यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो कोई भी सरकारी जॉब हम ले लेंगे, वहाँ पर वेकेशन फिक्स, सैलरी फिक्स, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट फिक्स। जब हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर को देखते हैं तो यहाँ पर कुछ फिक्स नहीं है। कपड़े की दुकान ले लीजिए, आपको छुट्टी के दिन भी जाना पड़ता है, संडे के दिन भी हो सकता है जाना पड़े। कपड़े की दुकान में अगर आप काम करते हैं, आपका सैलरी कम होगा, वेकेशन आपको मिलेगी नहीं, सीधी सी बात है, और कोई भी बेनिफिट नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा आपको, ये सारी चीज़ें हैं। तो
इनफॉर्मल सेक्टर भारत को डोमिनेट करता है, ठीक है। रोड पे चलते हुए अगर आप चाय वाले को भी देखते हैं तो वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एक मेंबर है, और उससे उसकी भी प्रोड्यूस जो है वो सर्विसेज और जो गुड्स प्रोड्यूस करके आपको दे रहा है वो भी जीडीपी में ऐड की जाती है, ठीक है। तो ये तरीका है। और जीडीपी जो है एस्टिमेटेड होता है, हमेशा एस्टिमेटेड होता है, आपको परफेक्ट जीडीपी नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर भारत में बहुत ज्यादा है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कारण आपको परफेक्ट वैल्यू नहीं मिल सकता जीडीपी का, चाहे जीएनपी का, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। और यूएस में भी देखेंगे तो परफेक्ट वैल्यू नहीं है जीडीपी का, भले उनकी जीडीपी जो है 23 ट्रिलियन के आसपास है, 23 से 24 के बीच में। तो इनफॉर्मल नेचर है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनफॉर्मेलिटी। वर्कर्स इन दिस सेक्टर्स ऑफ्टन हैव irregular employment, lack formal contracts, and do not receive the same level of job security and benefits as those in organized sector. क्या है, देखिए कि सरकारी जॉब में आप 6 महीने नहीं जाते तो आपको नोटिस मिलता है कि भैया आप आ क्यों नहीं रहे, ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड में क्या होता है, 3-4 दिन अगर आपने छोड़ दिया तो पहले आपको झाड़ेंगे, डांटेंगे, उसके बाद फिर सोचेंगे कि आपको रखना है या नहीं रखना है, या फिर हटा भी दिया जाए। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के प्रॉब्लम्स, ऑक्यूपेशन इसमें बहुत डाइवर्स है। लेबरर, वर्कर, स्मॉल स्केल एग्रीकल्चरल वर्कर्स, डोमेस्टिक हेल्पर से लेकर सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी हैं इसमें, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन है? सिर्फ चाय वाले लोग नहीं, जो टीचर्स हैं, टीचर्स भी सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, ठीक है। घर में लोगों को पढ़ा रहे हो और उनसे पैसे ले रहे हो तो वो भी क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, इनफॉर्मेलिटी होने के बावजूद अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी में। मैंने बताया लगभग 80% से 80-85 के बीच में है इसकी कंट्रीब्यूशन इंडिया की जीडीपी में। चैलेंजेस क्या है? और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे बड़ी चैलेंज है लो वेजेस, ठीक है। वेकेशन नहीं होता, सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, इनएडिक्वेट वर्किंग कंडीशन होते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो छोटी कंपनीज के साथ ये सब होता है। बड़े कंपनी में आपको वेकेशन मिलेंगे, आपको बढ़िया सैलरी मिलेगी, आपके वर्क कंडीशन अच्छे होंगे, हो सकता है आपको इंश्योरेंस की भी सुविधा दी जाए, ये सारी चीजें, ठीक है। तो बातें हो गई शर्तों के हिसाब से जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं इकोनॉमिक सेक्टर्स को उसकी। इसके बाद है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। आपको कोऑपरेटिव्स के बारे में कम पढ़ना है, और पीपीपी के बारे में तो और एकदम कम पढ़ना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में एकदम कम पढ़ना है। तो देखिए ओनरशिप के हिसाब से ये क्लासिफिकेशन है कि कौन ओन कर रहा है। जैसे कि रिसोर्स अगर है सरकारी यानी सार्वजनिक यूज के लिए है तो इसे हम लोग कहते हैं पब्लिक सेक्टर, ठीक है, सार्वजनिक। अगर कोई जैसे मैं ओन कर रहा हूं, एक मैदान है बड़ा सा प्लेग्राउंड जिसे मैं ओन कर रहा हूं, तो वो हो गया निजी, मेरा प्राइवेट, तो वो है प्राइवेट सेक्टर। तो कोई भी कंपनी जो इंडिविजुअल्स के द्वारा ओन की जाती है, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ये सब क्या है, ये है प्राइवेट सेक्टर की कंपनी। उसके बाद फिर कोई भी कंपनी जो सरकार के द्वारा ओन की गई है, जैसे सेल हो गया, भेल हो गया। सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये सारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, सरकारी कंपनीज, ठीक है। तो ओनरशिप एंड सर्विस डिलीवरी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी कैरेक्टराइज्ड इनटू द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बेस्ड ऑन हु ओन्स एसेट्स एंड इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्विस डिलीवरी। यही मैं बता रहा था अभी। तो एग्जाम्पल देखिए इसमें क्या है। Public sector entities include government run services like railways and the post office, while private sector examples are companies such as Tata Iron and Steel Company, जिसको हम लोग बोलते हैं, और Reliance Industries Limited। प्रॉफिट मोटिव है यहाँ पे देखिए, एक्टिविटीज इन प्राइवेट सेक्टर आर प्राइमरीली ड्रिवन बाय मोटिव टू अर्न प्रॉफिट्स, और जबकि पब्लिक सेक्टर में जो है प्रॉफिट तो एक गोल तो होता ही है प्रॉफिट, लेकिन जन कल्याण भी यहाँ पे होता है, ठीक है। इसीलिए रेलवे की टिकट्स आपको, अगर रांची से पटना जा रहे हैं तो रेलवे की टिकट्स आपको कितने में मिलती है, 200 से 300 के बीच में मिल जाएगी। अगर प्राइवेट ओन्ड रहता तो ये चीज कम से कम 500 से 700 रुपए। रोल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकार क्यों स्पेंड करती है कोई चीज, देखिए सोसाइटल नीड्स के लिए, समाज को क्या जरूरत है उसके लिए। गवर्नमेंट स्पेंड्स अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज बिकॉज government spends on a wide range of activities because some needs of society as a whole are not efficiently provided by private sector। जैसे कि पानी, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को अगर आप पानी पहुंचाने का काम देंगे तो वो बिस्लरी की बोतल्स में देंगे, और चार्ज देखिए 1 लीटर का 20 रुपया। वहीं पर
सरकार अगर आपको दे रही है तो हो सकता है कि एक बाल्टी का 2 से 3 रुपए ले। अब एक बाल्टी कितना होता है? 20 लीटर पानी, 2 से 3 रुपए। नगर निगम जब आपके पास पानी पहुंचाता है तो उतना ही रुपए आपको लगते होंगे ना। ये सारी चीजें हैं। हाँ, वैसे हाल फिलहाल के रेट्स मुझे पता नहीं कि नगर निगम कितने पैसे ले रहे हैं एक बाल्टी पानी देने का। एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग encompasses infrastructure products such as roads, bridges, railways, harbors, and electricity generation. These are essential for public but may be economically unviable for private entities. एक बात है, entities है यहाँ पे, एक बात है कि अगर कोई चीज़ प्राइवेट सेक्टर के पास है तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम की जाती है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि सरकार के पास, सरकार ने पहले ठेका लेकर रखा था, ठेका बोल रहा हूँ मैं, सरकार ने पहले जिम्मेदारी लेकर रखी थी कि दूध हम बेच देंगे, चलिए किसानों को कहा कि दूध हम बेच देंगे, बोले ठीक है कोई बात। लेकिन जब सरकारी लोगों के पास दूध पहुंच रहा था तो सिर्फ दूध मार्केट में था। जब ये कोऑपरेटिव प्राइवेट सेक्टर के पास गया तो पता चलता है कि दूध के अलग अलग प्रोडक्ट्स बना के बेच रहा है, साथ में दूध बेच रहे हैं, पनीर बना दिया, चीज बना दिया, अलग अलग प्रोडक्ट्स बना दिया और साथ में दूध भी बेच रहे हैं। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर जो है किसी भी चीज को एफिशिएंटली यूज करने में सक्षम है, जबकि गवर्नमेंट जो है एफिशिएंटली यूज नहीं करती है। इसीलिए भारत की इकोनॉमी जो है मिक्स से धीरे धीरे कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रही है। सपोर्ट फॉर इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट में नॉट सपोर्ट इंडस्ट्रीज स्पेशली स्मॉल स्केल यूनिट्स, माफ करिए गलत पढ़ दिया मैंने। गवर्नमेंट्स में सपोर्ट इंडस्ट्रीज स्पेशली स्मॉल स्केल यूनिट्स बाय प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज एट अफोर्डेबल रेट्स। जैसे कि भारत में मुद्रा लोन मिलते हैं छोटे स्तर के इंडस्ट्रीज को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी एट रीजनेबल रेट्स। आपको भी कम रेट्स पर मिलेंगी और गरीबों को भी कम रेट्स पर मिलेंगी, हमें भी कम रेट्स पर इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी अगर गवर्नमेंट ओन्ड रहेगी तो। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर ओन्ड है तो फिर ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। प्राइस सपोर्ट भी भारत की सरकार ज्यादा अच्छी देती है। तो भारत सरकार ने एमएसपी तय करके रखी है कि किसी चीज पर हम इतना प्राइस तो आपको देने वाले हैं किसानों लोग के लिए, ठीक है। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर के पास होता तो वो लोग सोचते कि प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए, तो हो सकता है कि किसानों को कम पैसे मिलते हैं अपने प्रोड्यूस के लिए। ऐसी चीजें हैं फेयर प्राइस सपोर्ट, एग्जाम्पल एक मैंने दिया। उसके बाद प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कल्याणकारी काम, समझे। गवर्नमेंट हैज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एरिया सच एज हेल्थ केयर, एजुकेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सब कल्याणकारी काम है। देखिए, हाउसिंग फॉर द पुअर एंड फूड एंड न्यूट्रिशन, assuring access to quality education, healthcare and essential services for all citizen is a key government duty। क्योंकि भारत के संविधान के आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है कि इंडिया विल बी ए वेलफेयर स्टेट, भारत एक कल्याणकारी राज्य होगा। और कल्याणकारी राज्य होने के लिए ये सारी चीजें आपको कम दरों पर देनी पड़ेंगी या फिर फ्री में भी देना पड़े, कोई ठीक नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे के नोट्स के लिए, आगे के चैप्टर्स के लिए अगली वीडियोस देखें। धन्यवाद।